आज हम भारत के एक ऐसे हिस्से की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं जो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का, उनकी कहानियों का आधार है। हम बात करें उत्तर भारत के विशाल मैदान की। हमारे पास जो स्रोत है वो अकादमिक नजरिए से इस क्षेत्र की बनावट और विशेषताओं को समझाते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये मैदान कैसे बने, इनकी अलग अलग परतें क्या हैं और ये भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। और ये सफर शुरू होता है एक ऐसे नाम से जो इसकी विशालता को अपने आप में ही दर्शाता है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सही बात है। सोचिए, 3 बड़ी बड़ी नदी प्रणालियों के नाम पर एक मैदान। ये नाम ही हमें बताता है कि हम किसी साधारण भूभाग की बात नहीं कर रहे हैं। इन मैदानों का निर्माण हुआ है हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलने वाली नदियों से। ये नदियां लाखों सालों में जो अवसाद लाईं, जो मिट्टी लाईं, उसी से ये बने हैं। तो ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक जीती जागती कहानी है कि प्रकृति कैसे विशाल और उपजाऊ जमीनों का निर्माण करती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। ये मैदान असल में कितने बड़े हैं? इनका फैलाव बहुत जबरदस्त है। स्रोत बताते हैं कि इनकी लंबाई पश्चिम से पूरब तक लगभग 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर, ये तो बहुत ही बड़ा इलाका है। हाँ, और चौड़ाई भी करीब 150 से 300 किलोमीटर तक है। और इनकी बनावट की जो प्रक्रिया है वो और भी दिलचस्प है। वो कैसे? ये मैदान बने हैं टेथिस भूसन्नति में जलोढ़ अवसादों के जमाव से। टेथिस भूसन्नति, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? जहां आज ये मैदान है वहां कभी एक समुद्र था। अच्छा। हाँ, जब हिमालय का उठना शुरू हुआ तो उसके और दक्षिणी पठार के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई। और हिमालय से निकली नदियों ने लाखों साल तक इसमें मिट्टी, गाद और पत्थर जमा किए। उसी से यह उपजाऊ मैदान तैयार हुआ। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, अंबाला का जिक्र। इसे एक जल विभाजक कहा गया है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अंबाला एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है जो पानी के बहाव को 2 दिशाओं में बांटता है। 2 दिशाओं में? हाँ, यहाँ से जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं वो सिंधु नदी प्रणाली में मिलती हैं, और जो पूरब की ओर बहती हैं वो गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा बनती हैं। तो ये एक तरह से एक प्राकृतिक सीमा की तरह काम करता है। कमाल है। तो यहाँ से बात और भी रोचक हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये मैदान एक जैसे नहीं है, बल्कि इनके 4 अलग-अलग हिस्से हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं भाबर प्रदेश से। स्रोत कहते हैं कि ये शिवालिक की तलहटी में है और यहाँ नदियां विलीन हो जाती हैं। नदियां गायब कैसे हो सकती हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए, भाबर प्रदेश में नदियां अपने साथ लाए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं। अच्छा। इस वजह से यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा पारगम्य पोरस हो जाती है। तो जो छोटी नदियां और धाराएं हैं वो इन पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं और सतह पर दिखाई नहीं देती। ओह, तो इसलिए लगता है कि वे विलीन हो गई हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से ये क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो फिर ये गायब हुआ पानी जाता कहाँ है? यहीं पर शायद तराई प्रदेश का जिक्र आता है। एकदम सही। भाबर की ठीक दक्षिण में जब जमीन फिर से समतल होती है तो पत्थरों के नीचे बहता हुआ पानी सतह पर वापस आ जाता है। अच्छा, पानी फिर से ऊपर आ जाता है। हाँ, और इससे एक दलदली और नम क्षेत्र बनता है जिसे तराई कहते हैं। यहाँ पहले जैव विविधता बहुत ज्यादा होती थी और बहुत घने जंगल थे। अब नहीं है? हाँ, अब ज्यादातर जंगलों को खेती के लिए साफ कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं बांगर और खादर प्रदेश। इनमें क्या अंतर है? सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं। इनमें जो मुख्य अंतर है वो मिट्टी की उम्र का है। मिट्टी की उम्र का? हाँ, बांगर प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये मैदान के ऊंचे हिस्से हैं जहां आमतौर पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ओके। इस मिट्टी में कंकड़ भी पाए जाते हैं, कैल्शियम के जमाव। कुछ जगहों पर इसकी ऊसर जमीन को भूड़ भी कहते हैं। अच्छा, और खादर फिर इसका ठीक उल्टा हुआ? बिल्कुल। खादर प्रदेश नई जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये निचले इलाके हैं जहां हर साल बाढ़ आती है और मिट्टी की एक नई उपजाऊ परत बिछ जाती है। अच्छा, हर साल एक नई परत? हाँ, इसीलिए ये क्षेत्र खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। पंजाब में इसे बेट कहते हैं। तो इन परतों को समझने के बाद अगर हम नक्शे पर देखें तो ये मैदान अलग-अलग राज्यों में कैसे दिखते हैं? स्रोत में दोआब शब्द का कई बार जिक्र है। दोआब का मतलब है 2 नदियों के बीच की भूमि। दो आब दो पानी। हाँ। पंजाब के मैदानों को समझने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत में कई दोआब के नाम दिए गए हैं,
जैसे व्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब, अच्छा। व्यास और रावी के बीच बारी दोआब, और इसी तरह रचना, चाज और सिंध सागर दोआब। और ये नाम भी शायद नदियों के नामों से ही मिलके बने हैं। बिल्कुल, बिस्त मतलब ब्यास और सतलज, बारी मतलब ब्यास और रावी। बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है नाम रखने का। ये तो है। अब अगर गंगा के मैदानों की ओर आएं, तो यहाँ एक दिलचस्प जिक्र घग्गर नदी का है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी माना जाता है, जो अब विलुप्त हो गई है। सही, ये तो इतिहास और भूगोल का एक सीधा संगम है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि समय के साथ भू आकृतियां मतलब जमीन का रूप कैसे बदलता है। सही बात है। और गंगा के मैदानों का जो पूर्वी हिस्सा है वो बंगाल में डेल्टा बनाता है। ये एक दलदली और अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ की एक और खासियत है बारिंद वेदिकाएं। ये क्या है? ये अजय और दामोदर जैसी नदियों द्वारा लाई गई लैटेराइट मिट्टी से बनी है, पुरानी मिट्टी की ऊंची जमीनें। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये मैदान भारत के लिए इतने जरूरी क्यों है? अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पहली और सबसे बड़ी बात, ये मैदान अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण भारत के अन्न भंडार हैं। फूड बास्केट ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ खेती बड़े पैमाने पर होती है। और जाहिर सी बात है, जहाँ खेती होगी, जहाँ खाना होगा, वहाँ बसावट भी ज्यादा होगी। एकदम। इसी वजह से यहाँ सड़कों और वाणिज्य का एक घना जाल बिछा हुआ है। समतल भूमि होने के कारण यहाँ विकास करना भी आसान है। इन्हीं कारणों से ये क्षेत्र भारत की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। ये मैदान सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था और समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। तो आज हमने उत्तर भारत के विशाल मैदानों की एक तरह से यात्रा ही कर ली। हाँ, कह सकते हैं। हमने समझा कि ये कैसे लाखों सालों में बने, कैसे भाभर, तराई, बांगर और खादर जैसी परतों में बटे हैं, और कैसे पंजाब से लेके बंगाल तक इनका एक अलग ही स्वरूप है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये समझा कि ये मैदान भारत के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से कितने ज्यादा अहम है। ये सिर्फ नदियां और मिट्टी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की सभ्यता और समृद्धि का केंद्र है। बिल्कुल। स्रोत में एक जगह जिक्र था कि तराई के जंगलों को खेती के लिए साफ कर दिया गया। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। किस तरह से कि इंसानी जरूरतों और जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके बीच संतुलन कितना जरूरी है। जैसे जैसे इन उपजाऊ मैदानों में आबादी बढ़ रही है, भविष्य में इन महत्वपूर्ण भूमि और जल संसाधनों के प्रबंधन में कौन सी नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम विकास और प्रकृति के बीच वो संतुलन फिर से खोज पाएंगे जो शायद सदियों से यहाँ के लोगों ने बाढ़ और उपजाऊपन के बीच खोजा था? इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।